हवालदार योगेंद्र सिंह यादव 3 और 4 जुलाई 1999 की रात को टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए गठित घातक प्लाटून की एक अग्रिम टुकड़ी के सदस्य थे। टाइगर हिल तक पहुंचने का रास्ता सपाट, सीधा खड़ा, बर्फीला और चट्टानी था। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए हवालदार यादव दुश्मन को खत्म करने के लिए रेंग कर उसके ठिकाने तक पहुंच गए, परंतु इसी दौरान उनको अनेक घाव लग गए। अपने घावों की परवाह किए बिना और शत्रु की भारी गोलाबारी के बीच हवालदार यादव ने ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन के ठिकाने की ओर बढ़ना जारी रखा। अत्यंत विकट परिस्थितियों में अति असाधारण साहस, अदम्य वीरता, उच्च मनोबल और दृढ़ निश्चय का परिचय दिया। हवालदार योगेंद्र सिंह यादव। कहते हैं कि जो वीर होते हैं उन्हें ही परमवीर होने का गौरव प्राप्त होता है, और दुनिया के सारे सम्मान एक तरफ और शौर्य का सबसे बड़ा सम्मान परमवीर एक तरफ, और परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति से बात करना अपने आप में किसी सौभाग्य से कम नहीं है। ऐसे ही एक परमवीर योद्धा है जो देश में सबसे कम उम्र के परमवीर है, और करगिल युद्ध की अगर बात आती है तो परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र यादव का नाम भी जरूर आता है। इस वक्त हमारे साथ हैं योगेंद्र जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। थैंक यू एक बहुत लंबा समय फौज को देने के बाद, और उस समय के बाद जब आप फौज से थोड़ी अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका काम नहीं था जो थमा है, आपका सफ़र नहीं थमा है। क्या लोगों की प्रतिक्रिया होती है, खास करके युवाओं की, जब अभी आपसे मिलते हैं? हाँ, नहीं, हर एक युवा जब सुनता है, देखता है, मिलता है, तो यही कहता है सर आपके जैसा बनना है, आपके जैसा बनना है। मैं उनसे कहता हूँ मेरे जैसा नहीं, आप अपने जैसा बनिए। दिनकर जी ने बहुत अच्छी लाइन कही है कि यार दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार, मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। कि वर्दी से सैनिक नहीं, मन और मस्तिष्क से, आत्मा से सैनिक बनता है। तो हम सैनिक ही हैं, भारत माँ के बेटे ही हैं, और ये बेटों और बेटियों का एक दायित्व और कर्तव्य बनता है कि अपनी माँ की रक्षा और सुरक्षा वो अपने प्राणों की आहुति देकर भी करें। तो यही आज लोगों के अंदर मैसेज देने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ये सब चीज़ें अगर हम देखते हैं, सच में हम मानव जीवन इस धरती पर मिला क्यों है, हमने कभी सोचा नहीं। शायद हम बहुत सारी भौतिकवादी चीज़ों में उलझ गए हैं कि किसी को पद चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को बंगले चाहिए, किसी को पैसा चाहिए। लेकिन अंततः जब वो व्यक्ति खुद जब सरसैया पे पड़ा होता है तो गिलानी से भरा होता है कि मैंने जीवन में पाया क्या है, मैंने जीवन में ये सब कुछ जो पाया है ये तो कुछ जाने वाला मेरे साथ नहीं है। वो आपने वो कर्म ही नहीं करे, और कर्म निस्वार्थ होते हैं। एक वफादार अपने देश का होता है, ईमानदारी से अपने कर्म किए होंगे तो आपको ज़रूर मरते समय सुकून मिलेगा कि यार मैं इस धरती पर, ये जो शरीर मुझे मिला, मैंने उस धरती पर कुछ करके गया। तो ये चीज़ें, और ये सब चीज़ें आएंगी कहाँ से? ये आएंगी परिवार से, ये आएंगी समाज से, ये आएंगी राष्ट्र से। कि जब घर के अंदर बच्चा जो सीखता है, जो देखता है वो सीखता है। पेरेंट्स क्या कर रहे होते हैं वही सीखता है, पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं वो नहीं सीखता वो बच्चा। लेकिन एक 12-13 साल की लड़की ने तय कर लिया कि मैं जाऊंगा तो फौज में। 19 साल की लड़की ने करगिल में उस ऊंचाई को नाप लिया जिसको बिल्कुल 90 डिग्री की खड़ी चढ़ाई जिसे कही जाती है, जिस पर कि दुश्मन ने भी सोच लिया था कि इधर से तो नहीं आएंगे। कैसे तय किया आपने ये सफ़र? हिंदुस्तान का अकेला सैनिक 8-8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देता है, 9वें पे लगातार माँ भारती की गोद में सो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी, और ये चीज़ें सुनने के बाद एक प्रेरणा तो मिली, पेरेंट्स से भी जो है, पिता से 65 और 71 के युद्धों की दास्तानों को सुन रहा था।
तो जो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, वैसे ही हमारे मन के अंदर भाव जागृत होते हैं। वो भाव एक सपना का रूप ले लेते हैं। मैंने भी जब ये भाव जागृत हुआ फौजी बनना है, क्योंकि पिता बताया करते थे कि 65 में 71 में चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी एक सैनिक को अपने कर्तव्य पथ पर चल कर के लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है। ना खाना मिलता है, ना सोना मिलता है, ना पानी मिलता है। तो बच्चे थे तो सोचते थे यार बिना खाना खाए, बिना पानी पिए इंसान कैसे ज़िंदा रह सकता, काम करने की तो बात ही अलग है। लेकिन फिर एक दृढ़ संकल्प हुआ और एक अपने जीवन का आदर्श चुना। आज यूथ जो है अपने जीवन के आदर्श रोल मॉडल ही गलत चुन रहा है, तो भाव और भावनाएं तो अलग आएंगी। मेरा जो रोल मॉडल था वो 21 साल का नौजवान जो 1971 में टैंक से टैंक की लड़ाई लड़के पूरी पाकिस्तान की एक स्क्वाड्रन को ध्वस्त कर देता है, और फिर वो भी माँ भारती की गोद में सोता है। और फिर गर्व तब हिंदुस्तानियों को तब हुआ जब वो पाकिस्तानी कमांडर हिंदुस्तान आकर के उस माँ के चरणों को छू करके कहता है, माँ तूने बेटा नहीं एक शेर को पैदा किया है। बस वो सपना जागृत हुआ। फिर उस सपने को आँखों से नहीं हृदय से जीना शुरू किया। और जब हम हृदय की बात करते हैं, सोल की बात करते हैं, तो वो आत्मा, सोल, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु का अंश होती है। और जब हमारे इस सपनों में परमात्मा शामिल हो गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हमारे सपनों को साकार होने से रोक सके। उस सपने को जीता हुआ बड़ा हुआ, 11th पास किया, 12th में आया ही था, मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था, और फिर फ़ौज में भर्ती होकर के चला गया। फ़ौज की ट्रेनिंग एक आग की तप्त भट्टी है। जिस तरह से माँ के गर्भ में एक बच्चा 9 महीने तक पलता है, फूलता है और वो पृथ्वी पर आने के लिए सशक्त और समृद्ध होता है, वैसे ही एक सिविलियन को 9 महीने उस आग की भट्टी में झोंक दिया जाता है। अपने जो वहाँ पर इंस्ट्रक्टर हैं वो अपने ज्ञान से, सक्षमता से, क्षमता से 9 महीने तक उसको तराशते हैं ताकि उसके भाव और भावनाएं एक फौजी के रूप में तब्दील हों। और जो फौजी होता है वो तो राष्ट्र का विश्वास और भरोसा होता है। जब वो अपने बदन पर वर्दी पहनता है तो वो वर्दी कोई मामूली कपड़ा नहीं, वो लाखों सैनिकों के खून से पावन और पुनीत वो वर्दी है। तिरंगे की आन बान और शान वो वर्दी है, और जिस वर्दी की खातिर वो पल भर के अंदर अपने आप को इस राष्ट्र के लिए, हमारे सब के लिए कुर्बान कर देता है। ऐसी वर्दी को पहन करके फर्स्ट पोस्टिंग कश्मीर में गया। आज एहसास होता, मैं गया नहीं था, मुझे तो मेरे परमात्मा ने भेजा था कि उस धरती पर कुछ दिन के बाद बड़ा युद्ध होने वाला था, और बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे युद्धों का हिस्सा बनना बहुत जरूरी हो। क्या सच में आपने वो स्वप्न देखा था जिसकी चर्चा आपने अपने कई साक्षात्कार में की है? बिल्कुल, वो सपना मैं देखता था, उसको जीता था कि मैं फौजी हूँ, वर्दी पहनी है, हाथ में बंदूक है, मैं युद्ध लड़ रहा हूँ। नहीं, आपने एक और भी सपने की चर्चा की है कि तिरंगे को कोई लेकर जा रहा है, हाँ। आपके मित्रों को गोलियां लग रही हैं, ऐसे सपने का जिक्र आपने ऐसे सपने का भी जिक्र किया, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बहुत गहराई से जी रहे होते हैं, बहुत ऊंचे तल के ऊपर जी रहे होते हैं, तब हमें हर चीज़, हर समय, हर चेतना वहीं पर लगी होती है। तो ऐसे समय जैसे व्यतीत हुआ, वर्ष 1999 में आया तो मैं शादी करने के लिए घर आया हुआ था। 5 मई की शादी थी, 1 मई को छुट्टी आया, 20 मई को वापस जाने लगा। तो शादी की फर्स्ट नाइट को ही स्वप्न दिखाई दिया कि कोई हमारे तिरंगे को लेकर के भाग रहा है और हमारे जवानों में गोलियां लग रही हैं, और लेकिन वो तिरंगे को नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने घर पे चर्चा करी कि इस तरह का सपना दिखाई दिया है, लेकिन लोगों को, परिवार वालों को तो लगा है कि ये कश्मीर में रहता है उग्रवादियों के साथ में, तो ये इसके दिमाग में घूम रहा है, ये वही होगा, कुछ नहीं है। लेकिन मैं अंदर से बेचैन था। जिस दिन मैं छुट्टी कट कर वापस पूरी हुई मेरी छुट्टी और जम्मू पहुंचा, तो जब वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ कि 18 कैडेट के जो जवान छुट्टी काट करके आए, जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट जमा करें, क्योंकि आपकी यूनिट कश्मीर से द्रास पहुँच गई है। क्या हुआ, हमने पूछा एकदम से, क्या हुआ? बोला एक लड़ाई शुरू हो गई है। जो सपना देख रहा था आज पूरा होने वाला है। 2 दिन के बाद मैं यूनिट में पहुंचा, तो जिस दिन मैं पहुंचा उसी दिन फर्स्ट हमारी कैजुअल्टी हुई। उस फौज जो हमारी बटालियन 18 कैनेडियन तोलोलिंग टॉप के ऊपर युद्ध लड़ रही थी। 22 दिन तक उस पहाड़ी पर युद्ध लड़ा गया, और 22 दिन के दौरान हमने अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की फौज को पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप पुनः प्राप्त हुआ। उसके बाद भारतीय सेना की अलग अलग टुकड़ियों ने अलग अलग अपने
जो उनको ऑब्जेक्टिव मिले थे उनके ऊपर विजय पताका फहराना शुरू कर दिया। एक जीत का मोमेंटम फौज का बन चुका था। फिर ऐसा नहीं है कि एक काम मिला दूसरा नहीं मिलेगा आपको, एक काम पूरा हो गया फिर मल्टीपल टास्क दिया जाता है। पर उस टाइम पे हमें फिर टाइगर हिल को चुना गया। टाइगर हिल को 18 ग्रेनेडियर्स ही फतेह करेगी। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं होती है, व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के धरती पर पैदा नहीं हुआ, आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ, माँ के गर्भ से पैदा हुए किसान का बेटा हूँ। उस समय तक सिर्फ इतनी पहचान थी कि मैं 18 ग्रेनेडियर ब्रावो कंपनी नंबर 5 प्लाटून के नंबर 1 सेक्शन का नंबर 1 जवान हूँ। लेकिन 22 दिन की तोलोलिंग की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को रसद पहुँचाना। 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चले और उसी काम से हमारी पहचान बनी कि ये तीनों जवान फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, इनको इस कमांडो टीम घातक प्लेटून के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर जो सबसे पहले हमला करने वाली टीम घातक प्लेटून का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। हाइट ज़्यादा थी, दुश्मन के पास एडवांटेज बहुत ज़्यादा था, दूर तक हमें देख सकता था, दूर तक मार भी सकता था। इसलिए हमने रात का सहारा लिया। रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप बिना किसी मूवमेंट के पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस तरह से हमने 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर हिंदुस्तान के जवानों ने चेहरे से खून टपक रहा था, दुश्मन की भारी गोलाबारी हो रही थी, लेकिन इन सब की परवाह नहीं करी और उस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे, चढ़ते रहे, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। और फिर तीसरी रात का वो मंजर तो आज ही मेरी आंखों के सामने ऐसे दरसता है, शायद वो कल की ही तो बात है। बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान, सुबह का फर्स्ट नाइट थी और चढ़ना असंभव हो रहा था। रस्सियों के सहारे जब चढ़ना शुरू किया, दोनों तरफ दुश्मन के बंकर, लेकिन अंधेरे की वजह से हमें नहीं दिखाई दिए। रस्सियों से हमने चढ़ना शुरू किया, शायद उनकी आंखें खुली होंगी, अचानक से उन्होंने फायर खोल दिया। इस तरह से फायर खोला कि दोनों तरफ रास्ता कट ऑफ हो गया। 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो सामने फिर बंकर, हम 7 जवानों ने आधाधुंध जा कर के फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। योगेंद्र जी, आपके असली सफ़र की तो शुरुआत हुई थी तोलोलिंग जीत के बाद, लेकिन तोलोलिंग के बाद हमारे कई ऑफिसर्स, कई जवान शहीद हो गए थे। गुस्सा आया था जब उनके पार्थिव शरीरों को आप लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा था? बिल्कुल गुस्सा आया था और उसी गुस्से का और अपने साथियों का बदला लेने के लिए ही तो जब टाइगर हिल पर हम चढ़ रहे थे तो बस यही सोच रहे थे कि ऊपर जितनी भी आप बैठ सकता है तो बैठ जा, लेकिन तेरे को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने अपने साथियों को खोया, उनका बदला तो ज़रूर लेना है। तो जब हम ऐसे 90 डिग्री चट्टान चढ़ने के बाद जब ऊपर पहुँचे तो 7 जवान थे, सामने दुश्मन का बंकर, 7 जवानों ने आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतारा। जब फायरिंग हुआ तो टॉप वहाँ से 50-60 मीटर था। टॉप ने तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी 150, हम केवल 7, लेकिन बेखौफ बिना डरे उनके साथ लड़ते रहे और लड़ते लड़ते ऐसा परिस्थिति आई कि एक कदम आगे रखते हैं तो हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तो हेड शूट है। मरना सुनिश्चित हो गया था। लेकिन मैं नमन करता हूँ इस देश की माँओं को जो अपने बेटे और बेटियों को जब युद्ध में जाते हैं तो तिलक, विजय का तिलक करके ये कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। तो इन हिंदुस्तानियों के सैनिकों ने अपने माँ के वक्तव्य को सार्थक रखने के लिए सीने पर गोलियाँ खाई, पीठ पर एक भी गोली नहीं खाई। और ये तो था कि मरना है, लेकिन ऐसे नहीं मरना, बुज़दिल और कायर के लिए नहीं मरना। मरना है तो बहादुरी के साथ, सिंह और शेर की तरह लड़ करके, मार करके मरना। सोच के साथ लड़ते रहे। 5 घंटे हो गए हमें लड़ते लड़ते, कोई सपोर्ट नहीं थी, 3 तरफ से घिरे हुए थे, चारों तरफ से गोलियों की बौछारें चल रही थी। 5 घंटे लड़ते लड़ते ऐसी परिस्थितियाँ आई कि उन्होंने जो बहुत नज़दीक आए तो उनको हमारी LMG दिखाई दी। LMG के ऊपर उन्होंने RPG का राउंड गिरा दिया। उस LMG डैमेज हो गई, उसको चलाने वाले नए जवान थे, वो भी घायल हो गए। ऐसे मेरा प्लाटून हवलदार बैठा था तो उसने आवाज़ दी, योगेंद्र इस वेपन को उठा करके फेंक, इसके बगैर दुनिया में आज कोई बचा नहीं सकता है।
मैंने उस वेपन को ऐसे उठा करके उनकी तरफ फेंका, मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई, जिस पत्थर से हम फायर कर रहे उसके ऊपर 7 पाकिस्तान के जवान खड़े थे। मैं कहा सर ये तो बहुत नज़दीक आ गए, कहाँ पर हैं ये खड़े? बस उन्होंने, शायद मेरी आवाज़ चली गई होगी, उनको सीधा ऊपर से ग्रेनेड फेंका। तो ऐसे एक मेरा साथी लेट करके फायर कर रहा था, एक मैं बैठा हुआ था, दोनों के बीच में आकर के ग्रेनेड फटता है, उसकी यहाँ से उंगली कट करके दूर जा करके गिरती है। जिसको चोट लगती है दर्द का एहसास उसी को होता है। उसने बोला यार मेरा हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, मैं कहा नहीं सर हाथ नहीं कटा, उंगली कटी है। उनको फर्स्ट एड देने लगा। एक और जवान जख्मी हो गया, उसको भी फर्स्ट एड दिया। हम सब ने बोला यार आप लोग फायर नहीं कर सकते हो, लड़ नहीं सकते हो, ऐसा करो नीचे कूद जाओ, कम से कम ज़िंदगी तो बचाओ। अभी तक स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ा था कि एक सैनिक अपने साथी के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता, आज तो प्रत्यक्ष रूप से देखने। उन्होंने यही बोला यार मरना है तो तुम्हारे साथ मरना है, जीना है तो तुम्हारे साथ जीना है। नए बच्चे थे हम, तो नए जवान थे, इससे बड़ी और क्या हमें प्रेरणा मिल सकती थी। लड़ते रहे। फिर एक मेरा साथी था, उसके ऊपर 3 तरफ से फायर आने लगा। एक मेरा ट्रेनिंग का साथी, उसको हम दोनों को बोला कि आप उसकी हेल्प के लिए जाओ। जैसे ही वहाँ से हमने मूवमेंट शुरू किया, शायद उनको हमारा मूवमेंट दिखा होगा, ऊपर से सीधा ग्रेनेड फेंका। तो जैसे मैं जा रहा था एकदम से ग्रेनेड यहाँ पे उसका टुकड़ा लगा, मैं खड़ा था एकदम से नीचे गिर गया। मुझे भी लगा कि शायद मेरा पैर कट गया है। नीचे गिरते एकदम से हाथ मार करके देखा, नहीं पैर तो है लेकिन बहुत गहरा जख्म हो गया। फर्स्ट एड करने लगा, अभी फर्स्ट एड कर ही रहा था कि एक और ग्रेनेड आगे गिरता है, उस एक यहाँ उसका टुकड़ा लगता है, ये पूरा कट जाता है। यहाँ से खून की धाराएं और आँखों से दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। मुझे भी लगा कि शायद आँखें चली गई हैं। बहुत देर के बाद जब आँखें खुली, देखा ऊपर से नीचे तक लहू लुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। वहाँ एक स्लीपिंग बैग पड़ा था, उससे बहुत देर तक साफ करता रहा लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। फिर खिसकता हुआ अपने उस साथी के पास पहुँचा तो पहाड़ी से पीठ लगा करके मैं उस साथी के ठीक सामने बैठा था, एक मेरी बगल में बैठा था। मैं उनको बोला सर मेरा फर्स्ट एड कर दो। वो फर्स्ट एड करने लगते हैं, उनको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल करके बाहर हो जाता है। मैं एकदम से ऐसे हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन कुछ नहीं बोल पाया। बगल वाला जो था, मैं बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसका आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियाँ लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर कैसे लेट जाता। मैं उसका हाथ, दोनों बंदे एकदम से ख़त्म हो गए। तभी उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और हमको इस तरह से आकर के घेरना शुरू किया। गोलियों की बौछारें चलती रहीं, जो हमने अभी तक फिल्मों में देखा कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं, मैंने उन पलों को देखा नहीं, जिया भी। एक साथी आगे बढ़ता है, वहीं पर एकदम से पाकिस्तान की आर्टिलरी का बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट करके ज़मीन पर गिर जाती है। चारों तरफ खून की बौछारें ही बौछारें थीं और वो साथी 2 कदम तक गिरता है, बिना सर के वो धड़ फिर ज़मीन पर गिर जाता है। एक और साथी आगे बढ़ा, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट गए। इस तरह से मेरे तमाम साथी भारत माँ की गोद में सो गए। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। तो सांसें चल रही थी आपकी? सांसें चल रही। उनका एक कमांडर था, उसने बोला इनको रीचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों में जब गोलियां मारते थे तो बॉडियां ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। उसने सब सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को। मैं भी इस तरह से पड़ा था। उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है। फिर पैर में मारी, फिर पैर से भी धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों में पत्थर मारने लगे ताकि ये बॉडी छत विछत हो जाए। बूट की ठोकरें मारने लगे, गालियां देने लगे। ये सब कुछ पड़ा सहता रहा, देखता रहा। बहुत देर के बाद फिर उनके कमांडर ने बोला इनके हथियार उठा लो, नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला कर डालो। जब हमले वाली बात मेरे कानों तक पड़ी तब मुझे लगा आज तो मेरी पूरी टीम ख़त्म हो जाए। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने ज़िंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। और ये सत्य है, अगर हम निस्वार्थ भाव, सच्ची श्रद्धा, सच्चे समर्पण के साथ उस ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु को याद करते हैं तो वो शक्ति तो साक्षात हमारे सामने खड़ी होती है। मैं बस बेबस था, कर भी क्या सकता था, चुपचाप पड़ा रहा। जब वो गोली मारते हुए नज़दीक आने लगे तब एक मन और मस्तिष्क के अंदर विश्वास पैदा किया, अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाएं, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा।
और ये एक इंसान अगर अपने मन मस्तिष्क के अंदर अपने दृढ़ संकल्प करता है, कमिटमेंट करता है, तो जो है वो शक्तियों से भर जाता है। और उसी कमिटमेंट की बदौलत आज मैं ज़िंदा भी हूँ। वो आए दोबारा से गोलियां मारने लगे, फिर भी बाजू में पैर में गोली मारी। वो 2 कदम चला, मैं देख रहा हूँ इन आँखों से कि 2 कदम चलने के बाद वो रुक गया। और रुकते ही मुझे लगा कि शायद इसको मालूम हो गया कि मैं ज़िंदा हूँ। वो तुरंत पीछे मुड़ा और उसने ऐसे राइफ़ल जब करी तब लगा योगेंद्र अब तो नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। और इस देश को भारत माँ बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। ये कोई कंकर और मिट्टी वाली ज़मीन नहीं है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन नहीं होने देती। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स रखा था, पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद माँ भारती ने उन सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा और जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों पे लगी। लेकिन उस गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से मुझे लगा कि मैं तो मर गया हूँ। गोली तो रिकोजेट हो गई। कुछ देर के बाद जब पाकिस्तान के जवान आए होंगे, उन्होंने आकर के वेपन उठाया होगा, शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया, तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूँ। तब एक अंतर्मन से आवाज़ है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। तो मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने अपना हैंड ग्रेनेड निकाला, उसके ऊपर इस तरह से थ्रो किया तो उसके कोट के अंदर जो हुड लगा हुआ था, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा। और जब तक ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया, उसका यहाँ से पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर कैसे गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। बस वही एक मौका था। मैंने तुरंत उसकी राइफ़ल को ऐसे उठाने की चेष्टा करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। कंधा हिला, एक हाथ से ऐसे राइफ़ल उठाई, वहाँ से ऐसे किया, एकदम से फायरिंग किया और 4-5 पाकिस्तानी को पल भर के अंदर मौत के घाट उतारा। इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर, 4-5 जगह से फायरिंग किया। तब उनको लगा कि यहाँ पर अकेला नहीं है, नीचे से भारतीय सेना की दूसरी टुकड़ी ऊपर चढ़ाई है। उनके पैर उखड़ गए, हौसले पस्त हो गए और भाग खड़े हुए। बेबस वो लाचार था, चल नहीं सकता था। पैर की पूरी मसल्स निकल गई थी, हाथ की पूरी हड्डी निकल गई थी, लेकिन हताश और निराश नहीं हुआ। विश्वास और दृढ़ता के साथ में, साहस के साथ में मैं रेंगता, फायर करता, खिसकता 4-5 मीटर तक आगे गया। जब 4-5 मीटर जाके आगे देखता हूँ, सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनका लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनके वेपन के डिप्लॉयमेंट है और सब कुछ वो वहाँ से छोड़ करके भागते चले जा रहे हैं। जब मैं अपने आप से जुड़ा, अपनी सोल से जुड़ा, तो परमात्मा से जुड़ा, और परमात्मा से जुड़ा तो एकदम से आवाज़ आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। उस आवाज़ के बलबूते पर 500 मीटर उस पहाड़ी से रोल करता हुआ नीचे आया तो एकदम से ऐसे गड्ढा आ गया। एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मैंने नीचे देखा तो मेरे साथी नज़र आए, लेकिन एक पल में तो ये ख्याल आया कि मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया हूँ। नीचे देखा, आवाज़ दिया, साथी दौड़ करके आए, मुझे वहाँ से उठा करके लेके गए। जिस तरह से हम फिल्मों में देखते ना कि ग्रेनेड फटते पूरी कपड़े उसके चीथड़े हो जाते, सेम कंडीशन थी। कोई कह नहीं रहा था कि ये जिंदा रहेगा, सबको था थोड़ी बहुत देर के बाद मर जाएगा। इसलिए उठा करके ऐसे नाले में मेरे को लिटा दिया, लेकिन मन के अंदर विश्वास था कि मैं ज़िंदा रहूँगा। मैं उनको बोला, सर मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ इस पोस्ट को बचा लो कैसे भी करके। तो जो वहाँ मेरे जो कमांडर थे बलवान साहब, सचिन निम्बालकर, उन्होंने सीधा पीछे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर को सूचना दिया कि इस तरह से एक लड़का बच करके आया है और इस तरह से बता रहा है। दिन का 1:30-2 बज रहा था। उन्होंने सीओ साहब ने बोला जल्दी से मेरे पास पहुँचाओ। तो कोई ऐसे साधन संसाधन नहीं थे जिसमें हम वो बिठा करके लिटा करके मुझे ले जा सकें। कंधे पे डाल करके ले जाने लगे। फर्स्ट एड तो हुआ, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ था। शाम हो गई थी, दिखाई देना बिल्कुल बंद। तो जब मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने बोला, बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूँ? मैं कहा, साहब दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, आवाज़ सुनाई दे रही है। बोला, मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। माँ जय हिंद साहब, बहुत तेज़ सर्दी लग रही है। उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। मैं कहा, साहब थोड़ा सा पानी पिला दो, क्योंकि जबान हटने लगी थी बारूद की वजह से। डॉक्टर ने सुना, दौड़ करके ग्लूकोज पिलाया, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। फिर बोले, कुछ बताएगा? हाँ सब बताऊँगा। ऊपर की तमाम इन्फॉर्मेशन जो घटनाक्रम से उनको अवगत कराया कि सर इस पोस्ट को कैसे करके बचा लीजिए। बस बोला, जवान की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, ये बताएगा? सब जवान की रिक्वायरमेंट अम्निशन और फील्ड पट्टी की है। एक कमांडिंग ऑफिसर पिता तुल्य होता है, और जैसे माँ बाप को बच्चे की खाने की चिंता होती है, वैसे ही उन्होंने एकदम से पूछा, खाने के लिए पर्याप्त मिलता है बेटा? वह सब खाने के लिए तो भूख ही नहीं लगती। 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था
एक बड्डी पेयर सिर्फ ये पार्ले जी वाला बिस्किट आधा पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस था। सर भूख नहीं लगती बस ना कहते कहते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ। और वहीं पर मुझे सूचना मिली, उसी रात को दोबारा से हमारी फ़ौज ने उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का यू टर्न था, सीज फायर होने लगा और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। मुझे तो वहाँ से बेस हॉस्पिटल दिल्ली रेफ़र कर दिया, 16 महीने हॉस्पिटल में रहा और 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वापस भारतीय सेना में गया और 25 साल भारतीय सेना में सेवा किया। सेवानिवृत्त हुआ हूँ, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ। परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र यादव किसी के लिए प्रेरणा है तो किसी के लिए भगवान। लेकिन आप अपने दायित्वों का निर्वहन कैसे कर रहे हैं और क्या संयोग है, देखिए हम अपने इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर खड़े हैं। क्या कहता है आपका कर्तव्य योगेंद्र जी आगे? देखिए, हर एक व्यक्ति का इस धरती पर आने का कुछ ना कुछ तो रीज़न है और जब उसने अपने लाइफ के पर्पज को समझ लिया तो वो उसी दिशा में बढ़ेगा जिसमें राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। बचपन में एक जो मेरा ड्रीम था, जो मेरा पर्पज़ था, वहाँ पे पूरा किया, लेकिन उसके बाद भी पर्पज है। आज भी मेरी लाइफ का ये पर्पज है कि युवा जो आज दिशाहीन हो रहा है, युवा आज डिमोटिवेट हो रहा है, युवा आज मेंटली कमज़ोर हो रहा है, उनके अंदर सकारात्मकता भरना, उनके अंदर एक उनको रास्ता दिखाना। और जब वो उनसे मिलता हूँ तो वो सुनते हैं तो बस सिर्फ ये कहते हैं कि हमें आप जैसा बनना है। अगर वही युवा आपसे यह सवाल करता है कि हम फौज में क्यों आए, क्या जवाब है आपका? बिल्कुल फौज, क्योंकि अभी पूरे देश में घूमने के बाद ये एहसास हुआ कि फौज ही एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर पूरा राष्ट्र विश्वास और भरोसा करता है। और ये 140 करोड़ लोगों का एक विश्वास है कि जब फौजी आता है तो सब ठीक हो जाता है, क्योंकि फ़ौज सिखाती है डिसिप्लिन, फ़ौज सिखाती है डेडिकेशन, फ़ौज सिखाती है एक अपने जीवन का मकसद। फ़ौज एक ऐसी संस्था है जो एक इंसान को मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस देती है, मल्टीपल उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है। वो एक खिलाड़ी भी बन सकता है, वो एक एडवेंचर भी कर सकता है, वो एक अच्छा फायरर भी बन सकता है, वो एक अच्छा योद्धा भी बन सकता है। सही डायरेक्शन में चलने की देरी है, आप सही डायरेक्शन में चलिए, आप परमवीर बन सकते हैं। और परमवीर इस राष्ट्र का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। जब हम किताबों में पढ़ते थे तो हम भी सोचा करते थे कि वो इंसान कैसा होता होगा जो परमवीर होता होगा, वो योगेंद्र यादव की तरह होता होगा, वो बारा सिंह की तरह होता होगा, वो संजय कुमार की तरह होता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी। आपको सुनना तो अपने आप में एक पूरी किताब है, वो कहानी है जिसे हर बार सुनने की इच्छा होती है और हमारी हर एक पीढ़ी को ज़रूर जानना चाहिए कौन है योगेंद्र यादव, परमवीर चक्र से सम्मानित। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आगे भी आप सब देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।